बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। अब जरा एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसको राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट में भी उठाया, संसद भवन में कंट्रोवर्सी हुई। दरअसल संसद परिसर में पत्रकारों पर कल एक पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी ये थी कि पत्रकार संसद परिसर के अंदर घूम घूम कर नेताओं से, दोनों ही पक्ष के, आप बात नहीं कर सकते, आप उनका बयान नहीं ले सकते। होता क्या था भाई, आप पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो बाहर प्रीमाइसेस हैं वहाँ पत्रकार घूमते हैं, उनकी बंदिश कभी नहीं रही है। पुरानी बिल्डिंग में भी नहीं रही है, ऐसा नई बिल्डिंग में भी ऐसी कोई शुरुआत में पाबंदी नहीं थी। लेकिन कल अचानक ये फरमान जारी हो गया कि यहाँ पर एक ये ग्लास रूम बना हुआ है, कांच का ही है इसलिए ग्लास रूम, उसमें आप सभी लोग जाकर के अब सब लोग बैठ जाइए और यहाँ से बाहर आप लोग नहीं निकलेंगे। तो मीडिया का काम बड़ा मुश्किल हो गया भाई। बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे क्या करेगा मीडिया? कैमरा नहीं चला सकता, कमरे के अंदर से क्या कैमरा चलाएगा? नेता लोग अगर उस इतना हो गया कि भाई नेता वहां आकर कोई बात करना चाहे तो कर ले, आप बाहर नहीं निकल सकते। राहुल गांधी ने इस बात को उठाया भी। अच्छा, ये बात थी भी बड़ी अटपटी कि ऐसा फैसला क्यों किया गया। अब क्योंकि पार्लियामेंट में फैसला हुआ तो सीधा भाई यही है कि भाई स्पीकर साहब का फैसला है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? अच्छा, कल देर शाम होते होते ये फैसला जो है पलट भी दिया गया, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने संसद कवर करने वाले सारे मीडिया वालों को बुलाया, उनसे बात की और देर रात तक ये पूरा प्रतिबंध हटा लिया गया। हालांकि इस पर कुछ शर्तें लगाई गई। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ गई हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, आप भी इसमें थी क्या, ग्लास केज में? ये मामला क्या है, क्यों ये शुरू किया गया था और फिर अचानक से वापस भी ले लिया गया? बिल्कुल, हम भी उस ग्लास केज में थे सौरभ, और कल पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे। बेसिकली ग्लास केज नहीं है, वो मीडिया एनक्लोजर है, और वो आम दिनों में भी वहाँ पर एक ग्लास का केबिन है, काफ़ी बड़ा सा केबिन है, जहाँ पर मीडिया के जो पत्रकार हैं, चाहे प्रिंट के हों चाहे फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, हम वहाँ बैठते हैं। वहाँ पर चाय पानी का अरेंजमेंट है। लेकिन आम दिनों में हम उस मीडिया एनक्लोजर से बाहर निकलते हैं। मकर द्वार एक स्पेसिफिक गेट है नई पार्लियामेंट का, जहाँ पर मीडिया के लोग जो हैं वो बाइटें, जिसको हम कहते हैं, इंटरव्यूज़ या जो है हम नेताओं के साथ करते हैं जब नेता मकर द्वार से बाहर निकलते हैं। वो मकर द्वार जो है वो इस मीडिया एनक्लोजर से चंद कदमों की दूरी पर है। लेकिन कल सुबह जब पत्रकार बंधु पहुंचे तो सीआईएसएफ ने बताया कि आप ये जो बैरिकेड लगा है आपके मीडिया एनक्लोजर के बाहर, उसके आगे आप नहीं आ सकते हैं। तो फिर पता चला कि भाई अब ये पाबंदी है, आप मीडिया एनक्लोजर में रहिए, यहीं अपने नेताओं को जिनसे आपको बातचीत करनी है उनको बुलाइए और इंटरव्यू करिए। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, काफ़ी ट्वीट किए गए, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। और फिर उसके बाद देर शाम को स्पीकर से मुलाकात की और फिर स्पीकर ने इस फैसले को वापस लिया। लेकिन कुछ शर्तें रखी कि जो गेट नंबर जो मकर द्वार है, दरअसल हुआ क्या था, जिस दिन राहुल गांधी किसान नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, उस दिन जब राहुल गांधी किसान नेताओं से मुलाकात करके बाहर आए तो मकर द्वार पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और उसी दौरान जो बाकी किसान नेता हैं उन्होंने भी मीडिया के लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। और पार्लियामेंट के रूल्स में जनरली नॉन पार्लियामेंटेरियंस को मीडिया को पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में मीडिया से इंटरेक्ट करने की मनाही है, यानी वो नहीं बात कर सकते। पार्लियामेंट प्रीमाइसेस के बाहर ही नॉन एमपीज़ जो है मीडिया से बात करें, अंदर सिर्फ एमपीज़ ही मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी की बाइट हुई और फिर नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने मुलाकात की किसान डेलीगेशन से, और किसान डेलीगेशन ने वहाँ से बाहर निकल के मीडिया से बात करनी शुरू कर दी। अगर कल आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने ये मुद्दा संसद में उठाया, उन्होंने कहा कि मीडिया पिंजरे में बंद है, और उसके बाद ही जो है हमने देखा कि शाम को स्पीकर साहब ने भी मीटिंग बुलाई और कहा कि आप वहाँ मकर द्वार की सीढ़ियों पर मत खड़े होइए, जो कॉर्डन ऑफ एरिया है मकर द्वार के सामने वहाँ मत जाइए। एक स्पेसिफिक जगह जो है मीडिया के बंधुओं को अब अलॉट की गई है, जहाँ पर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी बाइट कर सकता है, प्रिंट के लोग जो हैं वो जो वहाँ पर नेता जा रहे हैं उनसे वहाँ बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया गया है। अभी भी आप लोग जो है पूरे पार्लियामेंट हाउस परिसर के अंदर परिधि पर नहीं घूम करके बात कर सकते नेताओं से, स्पेसिफिक जगह पर ही बात करेंगे? देखिए, हम अंदर तो घूम सकते हैं सौरभ। पार्लियामेंट का जो कॉम्प्लेक्स है उसके सरदुल द्वार से मीडिया की एंट्री होती है, उसके बाद हम मीडिया गैलरी में जाकर के बैठ कर के हाउस की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। लेकिन बाहर जो इंटरेक्शन मीडिया करता है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, उसके लिए एक ही स्पेसिफिक गेट है और वो है मकर द्वार। पुरानी पार्लियामेंट में 2 गेट हुआ करते थे, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 12। गेट नंबर 4 से अमूमन माना जाता था कि सरकार के मंत्री
जो है वो बाहर निकलते हैं, तो जिनको मंत्रियों से इंटरेक्ट करना होता था वो गेट नंबर 4 पे खड़े होते थे, और गेट नंबर 12 क्योंकि राज्यसभा से सांसद गेट नंबर 12 से बाहर निकलते थे क्योंकि राज्यसभा के करीब वो गेट था, तो माना जाता था कि विपक्ष की जिन लोगों को बाइट करनी है या इंटरेक्ट करना है वो गेट नंबर 12 पर रहें। तो वहाँ पर मीडिया में सिर्फ पार्लियामेंट सेशन के दौरान सौरभ सिर्फ हम इंटरव्यूज ही नहीं करते हैं, हम गपशप, बातचीत, ऑफ रिकॉर्ड या पार्टी का स्टाइल, अगर सरकार के लोगों से बात कर रहे हैं तो पॉलिसी को लेकर के बातचीत जो है इन्हीं मीडिया के कॉरिडोर्स में पत्रकारों की होती है। तो मीडिया कॉरिडोर्स में अंदर है, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक गेट है जहां पर आप अपनी बाइट्स या इंटरव्यू कर सकते हैं। ठीक, विजयलक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका, सारे आपने मामला समझा दिया। अब लेकिन देखिए, सरकार के लिए ये बात जो है खराब इसलिए है देखने वालों के नज़रिए से कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बात उठा दी और उसके बाद स्पीकर साहब को फैसला वापस लेना पड़ गया। अगर मान लीजिए किसी रूल का, किसी कानून का उल्लंघन हुआ कि भाई आपने नॉन पार्लियामेंटेरियन से अंदर बात कर ली थी, तो वो बताया जा सकता था कि भाई ये गलत है, लेकिन उसके लिए पूरे मीडिया को आप पनिश नहीं कर सकते, या सबको ये नहीं कह सकते आप इस एक जगह पर जाकर के बैठ जाइए और यहीं पर जो आएगा आप उसी से बात कीजिएगा। और ये तो उनके परसेप्शन के लिए खराब है ना कि भाई राहुल गांधी के कहने पर वो हट रहा। अब अखिलेश यादव कल गए उस जगह पर बात करने के लिए मीडिया से, राहुल गांधी के सब लोग गए। देखिए, हम लोग तो छात्र जीवन से इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं कि बिल्कुल जहां आवश्यकता हो सुरक्षा के घेरे वही होने चाहिए। हमारे देश में हम लोगों ने बिना सुरक्षा के घेरे के देश देखा है और सुरक्षा घेरे में भी देखा है। लोकतंत्र और सत्ता तक आम आदमी की पहुंच कैसे हो, ये अप्रोच होना चाहिए। तो पत्रकार हैं, सत्ता का अप्रोच ये होना चाहिए कि सुरक्षा जोखिम भी नहीं हो, लेकिन आम आदमी को अगर सत्ता तक पहुंचना है कैसे पहुंचे, ये हमारे डेमोक्रेसी में नहीं होता है। इसलिए आपको हैरत होगी, मैं बता रहा हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हे भगवान, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं देना। उन्होंने लिखा है जो हिंद स्वराज में कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज फासिज्म एंड नाजिज्म इन डिसगाइज फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो छद्म रूप में फासीवाद और नाजीवाद है, और उन्होंने उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स का पूरा विश्लेषण किया है। इसलिए उनका नेहरू जी और बाकी से मतभेद था। तात्कालिक रूप से उन्होंने इस सिस्टम की मांग की थी, लेकिन आगे वो ग्राम स्वराज की ओर बढ़ना चाहते कि धीरे धीरे ना इस सिस्टम में जिसके पास पावर और बहुमत है ना वो अपने अनुसार चीजों को निर्धारित करता है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इस समय की परिस्थिति यह है कि जैसे ही कोई छोटी मोटी एक घटना हो जाएगी तो पीछे का सिक्योरिटी वाले 500 अच्छी घटनाओं भूल के उसका एक उदाहरण देकर के इसी प्रकार से प्रतिबंध लगाते हैं, और सरकार अगर अपना मस्तिष्क न लगाए तो यही होता है। अब आप सोचिए कि अकारण ये चीजें हुई हैं, सरकार की कितनी भद पिटिए, चाहे अब आप हटा दीजिए, लेकिन उसके लगने का कोई कारण नहीं है। राहुल गांधी ने बात की वो गलत है, इसके कारण राहुल गांधी है, स्वयं इसको उठा रहे हैं, ये उन पर ही प्रश्न चिन्ह है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपके कारण पत्रकारों पर बैन लगा। लेकिन इस पर बात तो होनी चाहिए थी ना एक बार कि भैया अगर राहुल गांधी लगाया तो इसमें पत्रकारों का क्या दोष है। सवाल तो यह है क्या पत्रकार उनसे बात नहीं करें, वो खड़े हैं, तो यह नियम आपको लागू करना है। तो इससे बड़ा अटपटा सा निर्णय था, बहुत अटपटा निर्णय था, और पत्रकारों को वहीं विरोध करना चाहिए था उसका। लेकिन दुर्भाग्य से कल पत्रकारों, मेरे जैसा होता तो मैं तो धरने पर बैठ जाता वहां कि यह स्वीकार नहीं होगा। देखिए वो स्थिति देर शाम तक संभालनी पड़ेगी सरकार को। ऐसा भी नहीं है, पत्रकारों ने विरोध किया और विरोध स्वरूप भी कई बार विरोध अब चूंकि दिखता है, तो हमने भी कई लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि हम रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम इसी में बैठे रहेंगे। अब आप ये भी विरोध का एक तरीका है कि अगर आप कहें कि हम कोई किसी तरह की रिपोर्टिंग करेंगे ही नहीं। हाँ, ठीक है। अब ये ठीक है कि पहले की तरह शायद सरकारों को उस तरह से दबाव में लाना वो कितना आसान है, कितना मुश्किल, हम लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं। अब ये अगर आप देखें तो गर्मी में, बारिश में, उमस में, किसी भी स्थिति में एक पत्रकारों के लिए ठीक गेट के थोड़ा सामने अगर एक ऐसी व्यवस्था है तो ये अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वो क्या होना चाहिए था, वहां आप बैठे, वहां आप आराम करें, ग्लास केबिन है, जब आपको जो दिखा आप जाके उससे बात कर लें, ये श्रेष्ठ व्यवस्था होती। आपने क्या किया, राहुल गांधी ने चूंकि उन किसान नेताओं से बात की, वो किसान नेता जो सचमुच दिन रात अराजकता करते हैं, आपको उस दिन तय करना चाहिए था ना। जब वो किसान नेता राहुल गांधी से मिलने आए तो उसी दिन आप राहुल गांधी को एक नोटिस भेजते, मेमोरेंडम भेजते, या जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो होता तरीका नेता प्रतिपक्ष को बताने का कि आपने इनको बुलाया तो है, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनसे पूछते ना, उनसे पूछना मीडिया को तो जो दिखेगा इंटरेस्टिंग उससे बात करेगा। मीडिया तो करेगा ही करेगा भाई, मीडिया तो जब पीएम बोल दें तब सुन लेगा, जब एचएम बोल दें, एचएम बोलते नहीं तो क्या करें, तो तब सुन लेगा। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जब बोले तब सुन लेगा। कौन सा मंत्री जो बोलेगा मीडिया नहीं सुनेगा। और उससे आगे की बात,
ये जो अभी विजय लक्ष्मी ने जानकारी दी, ये कल संसद में ओम बिरला जी ने भी कही, लेकिन दोनों चीज नहीं हो सकती। आप जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो आप अगर वो प्रशंसा कर रहा है तो उसकी बाइट सदन के अंदर कैसे हो सकती है? सही बात है। किसी भी स्थिति में कैसे हो सकती है? भले ही वो प्रशंसा लोकसभा की और राज्यसभा की नई बड़ी बनी संसद की कर रहा हो, नियम अगर लागू होगा तो सबके लिए लागू होगा। कल जो हुआ है ये एक धब्बे की तरह है इस सरकार पर, और ये अनायास हुआ। अगर इसकी कोई वजह होती, सचमुच सरकार इसमें न तो कोई तानाशाह हो गई, न कोई पत्रकारों को दबा दिया, लेकिन जब जब चर्चा होगी इसको जिक्र किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए ये भी एक तरीका था दबाने का। ये सरकार में जो लोग भी इस तरह के फैसले लेने की कोशिश करते हैं उनकी सोच पर भी सवाल खड़ा करता है। सर एक शॉर्ट कमेंट इस पर आप दोनों का, क्योंकि फिर दूसरी खबर पर जाता हूं। इनके तो आधी जिंदगी तो खुद ही वही उसी गलियारे में निकली है मेरी तो। 30 साल मैंने कम से कम, मतलब 95 में मैंने वहां पर शुरू किया था। परमानेंट कार्ड मेरा उस समय बना था, तो 95 से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ। मुद्दा क्या है कि ये घटना तो बहुत, अब इतनी चर्चा सबने कर ली है। एनक्लोजर की बात का भी हर्ष जी ने जिक्र किया। उससे पहले 2 एनक्लोजर वहां पर बने हुए थे, एक गेट नंबर 4 के सामने, एक गेट नंबर 12 के सामने, जो राज्यसभा के लिए। और वहाँ, और वो इसलिए व्यवस्था की, और वो इसी सरकार ने की थी, मतलब बीजेपी सरकार ने, कि जर्नलिस्ट वहां पर दिन भर खड़े रहते हैं तो कोई बैठने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने वहां पर दोनों जगह व्यवस्था की, और दोनों जगह पे 2-2 टीवी लगे रहते थे। 2 टीवी का मतलब एक में लोकसभा की कार्रवाई आए, एक में राज्यसभा की कार्रवाई आए। तो वो जो लोग नहीं जानना चाहते या प्रिंट के लोग हैं वहां पर कर सकते। प्रेस गैलरी में नंबर लिमिटेड है तो वहां नहीं जा सकते। उससे पहले एक और व्यवस्था थी सेंट्रल हॉल की। तो सेंट्रल हॉल में जो परमानेंट पास वाले मेंबर्स थे या जिनके पास सेंट्रल हॉल का वो था अधिकार, वो जर्नलिस्ट वहां पर जाते थे। और हम लोगों ने वहां पर बहुत समय निकाला, तो वहां पर सरकार, विपक्ष, उनकी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है, सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या चल रहा है, वो सब खबरें भी वहां पर मिलती थी। मतलब उस समय तो सबके साथ आप बैठ सकते थे। बंद हो गया। वो पहले बंद हुआ। फिर दूसरा काम हुआ कि आपने गेट नंबर 4 और उससे पहले गेट नंबर 1 पर भी लोग बाइट लिया करते थे, लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से ये होता था कि गाड़ियां वहां पर बहुत आती हैं। मैं पार्लियामेंट को आप आंख बंद करके बता सकता हूं कि कहां पर क्या हो रहा था। तो 1 नंबर पर होता था, और गेट नंबर 3 है जो लोकसभा अध्यक्ष के लिए सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष वहां पर से निकलते हैं, तो वहां पर भी बाइट होती थी। जब लोकसभा अध्यक्ष को बोलना है तो वो गेट नंबर 3 पर मीडिया को बुलाकर बोलते हैं। वो हो गया। अब सरकार ने क्या किया, मतलब व्यवस्था जो हुई, क्योंकि सरकार मैं इसमें नहीं जिम्मेदार मानता, वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ही सरकार है, तो लोकसभा के अंदर। दूसरा काम एक बड़ा जो किया गया कि पहले वहां पर वॉच एंड वार्ड होते थे, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सिस्टम है, अब वहां पे CISF आ गई है। एक ये बड़ा बदलाव है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव में आपको बड़े बदलाव बता रहा हूँ। फिर सरकार ने क्या किया कि 1 नंबर पर आप नहीं खड़े हो सकते, 4 और 12 पर आप बाइट ले सकते हैं, उसकी इधर उधर नहीं जाएंगे। फिर जब कोविड आया तो सरकार ने एक और एक्सक्यूज यूज किया, और उन्होंने कहा कि जो लोग फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं वो नहीं आएंगे, वो वहां पर नहीं आएंगे, उनको पास अलाउ नहीं किया, वो बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जब नई संसद बनी तो कहा गया कि जिनके पास परमानेंट पास नहीं है वो वहां नहीं जाएंगे। तो लगातार ये बंदिशें बढ़ती गई है, और उससे कोई फर्क नहीं। आज जो मीडिया हो गया, उस गेट से हर पार्टी का सब लोग निकल रहे हैं, सब सांसद निकल रहे हैं, सबसे मुलाकात। बता दीजिए ये मैं केवल घटनाक्रम जी कि कैसे किसी पत्रकार को राज्यसभा या लोकसभा में पहले एक टेम्परेरी पास बनता है, कागज वाला, फिर 10 सेशन करके वो परमानेंट होता है, तो लटका के प्लास्टिक वाला घूमता पत्रकार है। जो पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, वो जो हर्ष जी कर रहे हैं, वो उस प्रोसेस से निकलते हैं, तो वो बहुत सेंसिबल होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करेंगे, गैर संसदीय करेंगे। आपको याद है कि मैं उस दिन भी था जिस दिन पार्लियामेंट में हमला हुआ है, और उस दिन भी किसी जर्नलिस्ट ने, मतलब अपनी रिस्क लेके, कई जर्नलिस्ट, मतलब फोटो जर्नलिस्ट की तो डेथ भी हो गई, उसमें गोली लग गई थी, लेकिन किसी ने कोई गलत तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की थी। उस दिन भी हम वहां पर खड़े हुए थे जिस दिन पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, 13 दिसंबर 2001 को। बात मुझे लगा सही कह रहे हो कि भाई ये हमेशा अब ये बात उठाई जाएगी जब भी सरकार को घेरना हो किसी को। एक और चीज मैं जोड़ दूं, हालांकि मैं कोई पार्लियामेंट कवर करने वाला रिपोर्टर नहीं रहा हूं विजय जी, तो लेकिन एक जरूरी बात जो लोगों को जानना चाहिए, कभी भी इस तरह की बात जो दोनों सदनों की कमेटी है, प्रेस कमेटी, अगर उसके जरिए पत्रकारों तक जाए तो एक बेहतर वो मैसेज, वो भी कमेटी बनी हुई है वहां पर दोनों। हाँ देखिए सर, 2014 से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि सुमित्रा महाजन और ओम बिरला की अगर कंपेयर करें, मतलब 5 साल सुमित्रा महाजन रही थी, तो सुमित्रा महाजन बहुत फ्रेंडली थी जर्नलिस्ट के साथ,
कई बार ऐसा होता था कि जैसे अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी कि पार्लियामेंट के अंदर आप रिकॉर्डिंग करोगे किसी विधायक से या मंत्री से बात करते हुए, तो एक दो पत्रकारों ने किया, शिकायत गई, तो सुमित्रा महाजन ने पत्रकारों को बुलाया, कहा कि भाई ये एथिक्स में नहीं है, आप यहाँ मत करा कीजिए। और 1 महीने में 2 महीने में कभी भी जब सेशन के बाद होता था तो सुमित्रा महाजन पत्रकारों को बुला लेती थी बात करने के लिए कि सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो मुझे लग रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन सुमित्रा महाजन के समय पत्रकारों का था, और पत्रकार बहुत भेदड़क सुमित्रा महाजन के पास चले भी जाते थे अपनी बात लेके कि ताई ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा देखिए आपके इसमें इस तरह से हो रहा है, तो सुमित्रा महाजन उसे एड्रेस भी करती थी। मुझे लग रहा है कि ओम बिरला थोड़ा इस मामले में स्ट्रिक्ट है इस चीजों को लेकर। उस समय तो 4 नंबर 12 नंबर के अलावा ऊपर तो मतलब सांसद लोग, विधायक लोगों का हाथ पकड़ के पत्रकार ऊपर स्टेट बैंक के वहां चाय कॉफी का सिस्टम बना हुआ था, वहां चाय पीते हुए बात कर लेते थे। एमपीज की जो कैंटीन है वहां पर भी कैंटीन के अंदर ले जाकर पत्रकारों से बात हो जाती थी। कई बार तो मंत्रियों को जो कैबिन अलॉट है वहां जाकर अंदर आराम से बात हो जाती थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है पत्रकारों के ऊपर। अब प्रॉब्लम यह भी है कि अब मुझे लगता है विधायक वहां के सांसद भी इस बात से डरते हैं कि ज्यादा पत्रकारों से अगर बात करेंगे तो शायद पार्टी को पसंद नहीं आएगा कि पत्रकारों से बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं, क्या सबका जवाब तो देखिए इसका दबाव है। तो मुझे लगता है कि अब डर भी रहे बात करने से। लेकिन एक लाइन की बात है, ये आदेश किसी अगर एक घटना की वजह से निकाला गया तो भी आप मीडिया को दंडित नहीं कर सकते थे। दूसरा, अगर इसके पीछे सोच ये है कि भाई रोक लेंगे, किसी को रोक लेंगे आप बात करने से, तो वो भी रोकना भी। और ये रोकना क्यों है, बात सबसे होती है, सबको दिखाया जाता है, इसलिए बात समझ में ना आने वाली। आज के युग में न्यू मीडिया का युग है, ना कुछ रोका जा सकता है। जेटली जी बाकायदा पहली जो मेमोरियल लेक्चर था नए सेंटर में, नेशनल मीडिया सेंटर में, उसमें उन्होंने कहा एक बार जरा आप ये आज जो रेल हादसा हुआ है उसका जिक्र हम लोग कर दें। ये हावड़ा से मुंबई जा रही थी हावड़ा मेल, और 18 बोगियां इसकी पटरी से उतर गई हैं। आज सुबह तड़के 3:30 बजे ये हादसा हुआ है। ट्रैक पर पहले से एक मालगाड़ी डिरेल पड़ी थी और उसकी टक्कर हो गई, उससे हिट हो गई ये गाड़ी, और इसके सभी डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए। अभी तक जो जानकारी आई थी उसमें 2 लोगों की मृत्यु की इसमें खबर थी। अब जाहिर है इसको एक और ट्रेन हादसा हुआ है, काफ़ी हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। आप देखिए 2 जून 2023 को बालासुर का सबसे बड़ा दुर्घटना हादसा हुआ था, 296 लोगों की मौत हुई थी। 17 जून इस साल हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस का, 11 लोगों की मौत। 18 जुलाई 2024 4 लोगों की मौत, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। 30 जुलाई को हावड़ा मुंबई मेल का एक्सीडेंट हुआ था। ये आज का जो है, तो ये इसको लेकर के आप सब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये तो सरकार ने वादा किया था ना कि रेल यात्रा सुरक्षित होगी, तो फिर उसका क्या हुआ। अब हमको सबको याद है, डेमोन्स्ट्रेशन रेल मंत्री ने दिया था कवच सिस्टम का। अब वो कवच सिस्टम के बारे में अब जो बताया जा रहा है वो ये कि इसको अगर पूरे तंत्र पर लागू करना है रेल के, तो 10 साल का काम है, 10 साल का काम है ये। लेकिन जैसे जितना ही बड़ा काम हो ये आपको करना तो पड़ेगा ही। आप वो लेकिन कवच, आप ये भी बता दीजिए कि अभी तक कितना काम हुआ है। 10 साल तो ठीक है। नहीं, मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि भाई ऐसा काम ये पहले नहीं बताया गया था ना कि इसमें 10 साल लगेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 साल लगेंगे, लेकिन अभी 20 किलोमीटर का काम हुआ। किस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं? इसका विजय जी, इसका एक दूसरा पहलू है कि ये बहुत चिंताजनक है कि ज्यादातर एक्सीडेंट जो है वो रेल पटड़ी से उतर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बल्कि सभी, ज्यादातर आप देखेंगे तो ये पटड़ी से ऐसे नहीं उतरता है। जिस क्षेत्र में ये हुआ है उस क्षेत्र में पहले माओवादियों ने ही कई बार रेल को रोका, और लंबे समय तक यूपीए सरकार में 3 साल तक करीब जमशेदपुर से पहले जमशेदपुर तक ट्रेन जाती थी, उसके बाद आपको आगे जाके अगर जाना है तो फिर दूसरी ट्रेन आपको लेनी पड़ती थी, वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ती थी। तो ये सिंहभूम जो है, सिंहभूम के पास से दुर्घटना हुई है, तो लगातार 22 में से 18 बोगी पटरी से उतर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में ट्रेन है। तो ये तो चिंता का विषय है कि जगह जगह ट्रेन पटरी से ही क्यों उतर रहे हैं। क्या उसके पीछे साजिश है, कोई नट खोल दे रहा है? क्योंकि ये इस सामान्य घटना नहीं लगती है कि इसके जो कारण बताए जा रहे हैं गले से उतरे। तो मेरा तो अपना मानना है कि इसकी एक समग्र जांच होनी चाहिए। समग्र जांच होकर हिट हुई है, वो ट्रेन एक्सीडेंट है, वो ना बाद में हुई है। ना केवल डिरेल ना पटरी से उतरा है। मैं ये बता रहा हूँ आपको उसका डेवलपमेंट कि मालगाड़ी वहां पर खड़ी थी, उससे हिट होने के बाद वो डिरेल हुई। ना, एक मालगाड़ी दूसरी और वो भी पटरी से उतरी, वो भी उतरी हुई है, लेकिन ये उससे हिट हो गई। लेकिन हिट नहीं हुई है। ये 22 डिब्बे इसके 18 पटरी से उतर गए हैं। मैंने खबर को ध्यान से देखा है तो ये लगातार जितने दुर्घटना आप देख रहे हैं सब पटरी से उतर रहे हैं। तो क्या इस देश में, मुझे तो ये लग रहा है जैसे जम्मू में आतंकवाद बढ़ रहा है वैसे हो रहा है। क्या कहीं कोई पीछे शक्ति है इसके पीछे, या ये रेलवे का फेलियर है? ये दोनों देखनी पड़ेगी। कई बार ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, पकड़े जो रेल ट्रैक्स को डिरेल डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसी भी खबरें आती हैं। बहरहाल, अब अखिलेश यादव ने संसद में अभी एक और बयान दिया है। एक इसमें बताना जरूरी है,
इस बार का जो भी रेलवे का बजट एलोकेशन है उसका आधा, हाँ 1,12,000 करोड़ ये सिर्फ और सिर्फ कवच के लिए लगेगा। अभी तक जो हुआ है वो बमुश्किल 3-4% का हो पाया है देश का जो रेलवे नेटवर्क है। अच्छा कि आपने और ये बता दिया। चूंकि करीब करीब 65-70 हजार किलोमीटर है, उसमें सिर्फ 1400 कुछ किलोमीटर है जो कवच लगा है। वो काम धीरे धीरे हो रहा है। इसमें भी दो चीजें हैं कि ट्रेनें अगर आमने सामने हो रही तब तो कोलिजन नहीं होगा, ये दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन अगर पीछे से कोई चली जा रही है, एक में है ही नहीं, तो क्या होगा, ये भी एक खतरा है। अब उसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है और पहले वो इसमें जो पैसेंजर गाड़ी है उनमें लगाया जाएगा, मालगाड़ी में बाद में। अरे मैं आपको बता रहा था, अखिलेश यादव ने अभी एक ताजा बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि दर्द क्या है इनका, मतलब बीजेपी वालों का दर्द। मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो जिन्होंने यूपी हरवाया वो हरवाया, सो अब वो नमस्ते भी नहीं करते और उनको जो है चाह करके भी यूपी वालों को हटा नहीं पा रहे हैं मोदी जी। सुनिए जरा उनकी बात। दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। बात तो बड़ी चुभने वाली कह गए अखिलेश यादव। अब देखिए जवाब आता है कि नहीं आता है इसका।